यूनिट 5 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सेकंड एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज शुरू करने वाले हैं। देखिए, मैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये बात बिल्कुल क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिफरेंट है एंड आज के लेक्चर को समझने के लिए आपको बहुत पेशेंटली चलना पड़ेगा। पेशेंटली चलना पड़ेगा मतलब एकदम से सब कुछ समझ नहीं आएगा, पर धीरे 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 चीजें खुलेंगी। जब निष्कर्ष आएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, पर जब वो निष्कर्ष उन चीजों को प्रूव कर देंगे जिन पे आपको विश्वास है, तो आपको उन निष्कर्ष पे भी विश्वास होगा। मतलब आज का लेक्चर इज अ टेस्ट ऑफ पेशेंस, understanding, and then applicative skills. So, in order to understand today's lecture in the bestest possible way, you have to be absolutely patient, cool and calm head like MS Dhoni. ठीक है, सब लोग बिल्कुल काम वे में चलेंगे और बिल्कुल एंड स्टेज जब आ जाएगी तो हम डोमिनेट करेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आज के लेक्चर में जैसा आप देख सकते हैं कि एक कैपेसिटर बना हुआ है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है, उसके क्रॉस सेल लगा हुआ है और एक की है। फिलहाल की ओपन है। क्या होता है जब मैं की को क्लोज करता हूं? दो स्टेजेस होती हैं, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर एंड आफ्टर द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। तो मैं दोनों स्टेजेस की बात करता हूं आपसे, क्योंकि आप बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो फटाफट से बताइए कि व्हेन की इज टैप्ड, जब हम की को टैप कर देते हैं, two stages are observed. Two stages are observed, जिनमें पहली कौन सी है? चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और दूसरी कौन सी है? आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड। ये दो स्टेजेस हैं। अब बच्चों, पहली स्टेज के बारे में कुछ अच्छा सा डिस्कशन करना चाहता हूं आपसे, ध्यान दीजिएगा। स्टेज 1, चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात करता हूं। क्या होता है इस स्टेज में? इन दिस स्टेज द चार्ज ऑन plates of parallel plate capacitor increases from 0। इनिशियली कितना चार्ज है? 0। 0 से कहां तक बढ़ता है? CV तक, क्योंकि शुरुआत में प्लेट्स पे कोई चार्ज नहीं है, अंत में प्लेट्स पे चार्ज कितना है? CV। इस प्लेट पे कितना है? प्लस CV। और इस प्लेट पे कितना है बेटा? माइनस CV। कैसे होता है ये? In this stage, the charge on plates of parallel plate capacitor increases from 0 to CV। कैसे हो जाता है ये? क्योंकि जब हम की क्लोज करते हैं, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स उस प्लेट पर जाते हैं। ध्यान आया कि नहीं? सेल जो है, हाई पोटेंशियल टर्मिनल जो है सेल का, वो इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है। वो इलेक्ट्रॉन्स इधर से घूमते हुए इधर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स इधर से निकाले गए तो यहाँ पॉजिटिव बन गया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। जैसे यहाँ से आप देख रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन्स निकाले गए, तो यहाँ पे 4 पॉजिटिव आ गए। इधर इंडक्शन हुआ, 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव यहाँ पर आए थे। ये इलेक्ट्रॉन इधर से घूम के वापस आए, तो ये चारों पॉजिटिव यहाँ पर खत्म हो गए। ये हुआ। तो in this stage the charge on plates of parallel plate capacitor increases from 0 to CV। क्यों? As the electrons move from plate 1 to plate 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है प्लेट 1 से प्लेट 2 पे। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है प्लेट 1 से प्लेट 2 पे। ये चीज है। इसीलिए हम कहते हैं कि चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, प्लेट 1 से प्लेट 2 पे इलेक्ट्रॉन्स गए। ठीक है,
ये हुआ चार्जिंग के दौरान। अब बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स प्लेट 1 से प्लेट 2 पे गए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। दिस implies there must be a flow of current as well। इसका मतलब चार्जिंग के दौरान करंट भी फ्लो होगा। करंट कैसे फ्लो होगा? देखो यार, इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो करंट क्लॉकवाइज जाएगा। मतलब यहां से करंट बाहर निकलेगा, इधर, 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 इस तरीके से करंट जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझते हैं, आपको ध्यान ही होगा, यूनिट 4 में हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर के अक्रॉस जब हम एसी लगाते हैं तो पहले करंट फ्लो होता है, पहले करंट मैक्सिमाइज होता है, उसके बाद वोल्टेज मैक्सिमाइज होती है। इसी सर्किट से मैंने आपको समझाया था कि बच्चों पहले फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ, पहले फ्लो ऑफ करंट हुआ, उसके बाद जाके चार्ज आया प्लेट्स पे, उसके बाद जाके पोटेंशियल डिफरेंस आया प्लेट्स में। ध्यान आ गया होगा आपको, तो वो चीज यहां पर जस्टिफाइड है। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताइए कि करंट आई एंटर्स प्लेट 1, करंट आई प्लेट 1 में एंट्री कर रहा है, जा कहां रहा है? इस पॉइंट में करंट एंटर कर रहा है आई, जा कहां रहा है? तुमने कहा सर जा तो कहीं भी नहीं रहा है, और ये तो किरचॉफ के खिलाफ हो गया ना। किरचॉफ ने क्या कहा था कि एक पॉइंट में जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा भी। तुमने कहा हाँ यार। अब इसके बाद करंट आई एंटर्स प्लेट P1 एंड डज नॉट लीव। प्लेट P1 में करंट आई आता है पर लीव नहीं करता। करंट आई लीव्स प्लेट P2, करंट आई प्लेट P2 से बाहर जाता है, बट डज नॉट एंटर इट। अगर मैं अभी तक की पढ़ाई देखूं तो प्लेट P1 में करंट एंटर करता है, लीव नहीं करता। प्लेट P2 से करंट लीव करता है, एंटर नहीं करता। ये तो अधूरी बात होगी ना। तो मैंने कहा कि दिस इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ये किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के खिलाफ है, एंड हेंस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसीलिए ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के भी खिलाफ है। इस प्लेट में करंट आ रहा है, जा नहीं रहा, इस प्लेट से करंट जा रहा है, आ नहीं रहा, तो ये तो किरचॉफ के रूल्स के खिलाफ हुई ना बात। तो मैंने ये चीज आपके सामने लिखी कि यार ये सब तो किरचॉफ के रूल्स के खिलाफ हुआ। तुमने कहा फिर सर इससे क्या पता लगता है? मैंने कहा मतलब हमारी जो पढ़ाई है ना वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, इससे पता लगता है। क्योंकि हमारी पढ़ाई इतनी है जो हम जानते हैं। तुमने कहा हाँ सर इतनी है। मैंने कहा बता, प्लेट 1 में करंट एंटर कर रहा है, लीव नहीं कर रहा है। प्लेट 2 से करंट लीव कर रहा है, एंटर नहीं कर रहा है। क्या ऐसे प्रैक्टिकली हो सकता है? तुमने कहा नहीं हो सकता। मैंने कहा मतलब हमारी पढ़ाई को कंप्लीट करना पड़ेगा हमें। तो पता है कंप्लीट कैसे होगी? ये समझ के प्लेट 1 में जो करंट एंटर हुआ फिर वो प्लेट 2 तक गया और फिर वो प्लेट 2 से लीव हुआ। मतलब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी करंट फ्लो हुआ है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में भी करंट फ्लो हुआ है। तो मैंने कहा कि इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई किरचॉफ्स करंट लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, in order to satisfy Kirchhoff's current law and principle of conservation of charge, there must be a current between the plates of
parallel plate capacitor as well. There must be a current between the plates of parallel plate capacitor as well. This is displacement current. इसको बोलते हैं displacement current. तुमने कहा सर हाँ ये बात तो आपकी सही है कि हाँ हम ये सब जानते थे अच्छे से कि यार जब हम की क्लोज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो करंट का फ्लो होगा, करंट का फ्लो होगा, शुरुआत में करंट आएगा फिर नहीं आएगा, जब हमने बल्ब लगाया था बल्ब शुरुआत में चलेगा फिर नहीं चलेगा। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि प्लेट 1 में करंट एंटर करेगा, लीव नहीं करेगा, प्लेट 2 से करंट लीव करेगा, एंटर नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? तुमने कहा नहीं सर ऐसा हो तो नहीं सकता। मैंने कहा मतलब क्या किरचॉफ करंट लॉ सत्य है? तुमने कहा हाँ जी। क्या कॉन्जर्वेशन चार्ज सत्य है? तुमने कहा हाँ जी। मैंने कहा तो उस सच के मुताबिक उसको सेटिस्फाई करने के लिए बीच में एक करंट होना जरूरी है। तभी मैं कह सकता हूं कि इस प्लेट में जितना करंट आया उतना चला गया, इस प्लेट में जितना करंट आया उतना चला गया। अब किरचॉफ का करंट लॉ सेटिस्फाई हुआ, अब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेटिस्फाई हुआ, इसलिए ये जरूरी है, ये होना चाहिए। तुमने कहा हाँ सर यू आर राइट, होना चाहिए, जरूरी है और जरूरी है भी। अब मैंने आपको बच्चों ये सब अच्छे से समझाया, पहला तरीका था ये। यहां मैंने आपको ये समझाया कि चार्जिंग के दौरान, यहां चार्जिंग के बाद नहीं, हमने सिर्फ स्टेज 1 पढ़ी है बेटा। चार्जिंग के दौरान यहां मैंने आपको ये समझाया बच्चों कि चार्जिंग के दौरान, चार्जिंग के दौरान फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है, जो सिर्फ प्लेट्स के बाहर ही नहीं प्लेट्स के अंदर भी होता है। बाहर जो करंट है वो हम हमेशा से जानते थे, अंदर जो करंट है वो हमने अब पढ़ा, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। तुमने कहा ठीक है सर, ठीक ठाक सा समझ आ गया। मजबूरी थी यहाँ पे इसको सच मानना, वरना केसीएल और किरचॉफ्स करंट लॉ और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो ना होते। तो हाँ, क्योंकि वो सिद्धांत है तो उसके मुताबिक ये होना जरूरी है। मैंने कहा मैं तुम्हें और भी अप्रोच दूंगा इसकी, और सुनो आप। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, बात करता हूं स्टेज सेकंड की। आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज्ड हो जाता है तो क्या होता है? आफ्टर द कैपेसिटर गेट्स फुल्ली चार्ज्ड, देयर इज नो फ्लो of electrons in the circuit and hence no current outside as well as inside the plates of, outside as well as between the plates of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये चीज है। तुमने कहा सर यहां पर आप कहना क्या चाहते हो? तो बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि मैं तुम्हें बस यही समझाना चाहता था बच्चों कि तुम ये तो जानते हो कि जब हम की क्लोज करते हैं चार्जिंग होती है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, करंट आता है, पर तुम उस करंट को सिर्फ प्लेट्स के बाहर मानते हो। आज के बाद ध्यान रखना है करंट प्लेट्स के अंदर भी है, और जितना बाहर है उतना ही अंदर है, तभी तो किरचॉफ का करंट लॉ फॉलो होगा। जितना करंट बाहर है उतना ही करंट अंदर भी है। जो बाहर फ्लो कर रहा है वो तुम हमेशा से पढ़ते आए हो, उसको तुम बोलते हो कंडक्शन करंट, और जो अंदर फ्लो हो रहा है उसको तुम बोलोगे डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है कब? ड्यूरिंग चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान ये बराबर है, कुछ वैल्यू है इनकी, मतलब ये जीरो नहीं है। और आफ्टर चार्जिंग क्या सीन है? कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों जीरो हो जाते हैं आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग के बाद
ये दोनों झंडू बाम हो जाते हैं डार्लिंग तेरे लिए, समझे? ये चीज है। तो चार्जिंग के दौरान इन दोनों की कुछ वैल्यू होती है, चार्जिंग के बाद इन दोनों की ही वैल्यू जीरो हो जाती है। तो बच्चों ये है इस टॉपिक को समझने की बेसिक अप्रोच। तो अगर कोई बच्चा पूछे कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट का कोई फॉर्मूला वगैरह भी है क्या? फॉर्मूला है, मैं आपको डिराइव करवाऊंगा, पर मैं आपको दूसरी अप्रोच समझा दूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला डिराइव कराऊंगा। वही फॉर्मूला पहली अप्रोच से भी डिराइव हो सकता है, पर मैं दूसरी से करा रहा हूं, ठीक है? तो ये अभी तक मैंने आपको ये एक्सप्लेनेशन दिया, ये मैंने आपको अभी तक समझाया। अब आगे बढ़ते हैं, या चलो इसी से ही फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। मैं इसी अप्रोच से फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं, ठीक है? तो देखो बच्चों, ये सब मैंने आपको समझाया, अब मैं इसके इस हिस्से को रब करूंगा ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो इसकी फोटो आपके पास आ जाएगी, चिंता मत कीजिएगा। अब मैंने क्या करा, मैंने इस हिस्से को रब करा और अब मैं यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बना के दिखाऊंगा, जिससे फिर मैं आपको सेकंड अप्रोच समझाऊंगा जो मेन है, जो आपको अच्छे से करनी है, ठीक है? फिलहाल आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, अगर बीच में करंट ना होता तो आप कह सकते ना कि सर फिर तो यहां इस सर्किट में करंट इनकंसिस्टेंट हो गया, एंटर कर रहा है लीव नहीं कर रहा, लीव कर रहा है एंटर नहीं कर रहा है। तो इनकंसिस्टेंसी ऑफ करंट पॉसिबल नहीं है। उसे कंसिस्टेंट बनाने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट इजाद किया। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होगा? तो मैंने कहा देख भाई, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा और वो कंडक्शन करंट के बराबर होगा और वो दोनों जीरो नहीं होंगे, कुछ वैल्यू होगी उनकी। मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, करंट होता क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब और चार्जिंग के दौरान प्लेट्स पे चार्ज बदल रहा है, तो डेफिनेटली क्योंकि क्यू चेंज हो रहा है तो करंट आएगा। करंट को मैं लिख सकता हूं डी बाई डी टी क्वीन विक्टोरिया चोर। प्लेट्स का कैपेसिटी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तो कांस्टेंट है, चेंज क्या हो रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। तुमने कहा हाँ सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लिख सकते हो। मैंने कहा देख भाई, क्योंकि करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यहां से मैंने ये अप्रोच क्रिएट करी। तुमने कहा ठीक है। एक और अप्रोच है जो मैं यहां से क्रिएट कर सकता हूं, वो क्या? करंट इज डी बाई डी टी ऑफ क्यू है ना, क्यू। मैं क्यू को देखो बच्चों क्या लिखूंगा अब। मैंने कहा देखिए यार ये बता, कैपेसिटर की प्लेट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? तुम बोले सर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा अच्छा एक बात बता, इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई ए एप्सिलॉन नॉट को तू क्यू लिख सकता है क्या? तुमने कहा हाँ जी लिख सकते हैं। तो वही लिख दिया मैंने ना, क्यू की जगह पे लिख दिया बेटा ई ए एप्सिलॉन नॉट। देखते रहिएगा, करंट की जगह पे लिख दिया डी बाई डी टी ऑफ ई ए एप्सिलॉन। व्हाट इज ई ए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बाहर, क्योंकि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम तो फिक्स है, डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आ गया, ये करंट की वैल्यू आ रही है। कौन सा करंट है, कंडक्शन या डिस्प्लेसमेंट? भाई कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों बराबर होते हैं, उसका फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तुमने कहा सर हम तो इस फॉर्मूले को सच नहीं मानते। मैंने तुमको बोला कि ये जो फॉर्मूला बना है ना बेटा, यही कंडक्शन करंट है और यही डिस्प्लेसमेंट करंट है। लिख दूं यहां पे, देखो ये जो फॉर्मूला बना है ना, आई इज डी बाई डी टी ऑफ वी सी, सी बाहर आ गया डी बाई डी टी ऑफ वी, यही है कंडक्शन करंट और यही है डिस्प्लेसमेंट करंट।
चार्जिंग के दौरान, क्योंकि चार्जिंग के दौरान ही ये दोनों है, चार्जिंग के बाद तो ये दोनों ही जीरो हो जाते हैं, है ना भाई। ये मैंने लिख दिया। तुमने कहा सर देखो, आपने डायग्रामेटिकली समझाया था कि प्लेट वन में करंट एंटर कर रहा है, लीव नहीं कर रहा, प्लेट टू से लीव कर रहा है, एंटर नहीं कर रहा, तो ये यहाँ पे करंट इनकंसिस्टेंट हो गया। उसे कंसिस्टेंट होना पड़ेगा बिकॉज करंट इज द कॉन्टिन्यूस लॉ ऑफ चार्ज, किरचॉफ का करंट लॉ भी यही कहता है, कॉन्जर्वेशन ऑफ चार्ज भी यही कहता है। तो कंसिस्टेंट होने के लिए हमने बीच में करंट माना। तुमने कहा सर हमें समझ आया, उस करंट का आपने फॉर्मूला बनाया, हमें चलो फॉर्मूला भी समझ आ गया, दोनों फॉर्मूले समझ आ गए, पर उसे सच मानने का मन नहीं करता। अब कुछ ऐसा कर कमाल कि मैं इसे सच मान लूं। तो मैंने कहा देख, अब मैं तुझे कमाल करके दिखाता हूं, उसके बाद तू कहेगा सर मजा आ गया। देखो कैसे, मुझे बता, डीसी में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है वेरिएबल? डीसी के केस में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। अगर तू एक सेल लगाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा। तो यार डी बाई डी टी ऑफ वी जीरो हो जाएगा, तो करंट जीरो हो जाएगा। मतलब ना कंडक्शन करंट होगा ना डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। मतलब कैपेसिटर में करंट नहीं होता अगर आप डीसी लगाओगे तो। मतलब कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। सुना है कि नहीं? तुमने कहा हाँ सर। कैपेसिटर के द्वारा दी गई रुकावट कैपेसिटिव रिएक्टेंस विच इज एक्सी इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा सी 1 अपॉन 2 पाई फ्रीक्वेंसी इनटू सी। डीसी में फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सी इज इनफाइनाइट, ऑब्स्ट्रक्शन इनफाइनाइट है तो करंट जीरो है। मैंने कहा देख, इस एक्सप्लेनेशन से भी करंट जीरो आ रहा है आफ्टर चार्जिंग। ड्यूरिंग चार्जिंग करंट है उसका फॉर्मूला ये है। तुमने कहा सर हम इस फॉर्मूले को सच नहीं मानते। मैंने कहा अच्छे से आफ्टर चार्जिंग के बाद लगाओ। तुमने कहा सर आफ्टर चार्जिंग के बाद आप ये बताओ कि आप डीसी पढ़ रहे हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देख, डीसी के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है तो डी बाई डी टी ऑफ वी जीरो है। मतलब ना कंडक्शन करंट है ना डिस्प्लेसमेंट करंट है। बताओ ऐसा ही होता है कि नहीं? कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, प्रूव हो गया। एक और मेथड आ गया, तो वो बात इससे भी प्रूव हो रही है, तो मतलब ये तरीका भी सही है। एसी की बात करो तो कैपेसिटर ऑफर्स वेरी लो ऑब्स्ट्रक्शन टू एसी। क्यों? क्योंकि बच्चों एसी इज अ कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज वेरी हाई, क्योंकि उसमें डी बाई डी टी ऑफ वी बहुत ज्यादा है। क्योंकि उसमें डी बाई डी टी ऑफ वी बहुत ज्यादा है। ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जब आप लगाते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बहुत ज्यादा होता है, इसलिए करंट बहुत ज्यादा आता है। इसीलिए एसी बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, कैपेसिटर बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है एसी को। यहां से ये बात प्रूव होती है। तो अब आप देखो, मैंने आपके सामने एक एक्सप्लेनेशन क्रिएट करा, तुमने उसमें विचारधारा में हाँ, तुमने कहा हाँ सर होना चाहिए ऐसा। उससे फॉर्मूला बनाया, तुमने कहा सर हमें फॉर्मूले से कोई एग्रीमेंट नहीं है। मैंने फॉर्मूले से दो बड़े सत्य प्रूव कर दिए। कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, देख। कैपेसिटर एसी को बहुत कम रुकावट देता है क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज बहुत हाई होता है, देख। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम रुकावट होगी। एक्सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी में ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी, वो भी इससे प्रूव हो सकता है। पूछो कैसे? पूछो कैसे? तो सुनो, हाई फ्रीक्वेंसी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हाई, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज अगर बढ़ जाएगा तो कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बढ़ जाएंगे, मतलब कैपेसिटर का कंडक्शन बढ़ जाएगा। तो सारी बातें इससे प्रूव हो जाती है। मजा आया ना? अब इस पूरी चीज को मैं एक और एक्सप्लेनेशन से आपको समझाऊंगा। वो एक्सप्लेनेशन भी बहुत ऑसम होगा दोस्तों, बहुत ऑसम। ठीक है? वो एक्सप्लेनेशन दिया था मैक्सवेल ने। मैक्सवेल भी, मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, पर अगर मैं सिंपल बात करूं तो सिंपल एक्सप्लेनेशन ये है जो मैंने आपको दिया है अभी तक। अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है ना, ये बहुत सिंपल और बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। अब बच्चों मैक्सवेल के एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। मैक्सवेल ने क्या कहा, देखिएगा। मैक्सवेल्स एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्शन of concept
ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को मैक्सवेल ने कैसे इंट्रोड्यूस करा और मैक्सवेल ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, अब देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, मैक्सवेल ने कहा बेबी को बेस पसंद है। तुम कहोगे सर ये तो सलमान खान ने कहा है। अरे भाई, सलमान खान मैक्सवेल नहीं है। कहीं तुम सोचोगे सलमान खान ही मैक्सवेल है ना। जैसे चौकीदार चोर नहीं था, ऐसे ही सलमान खान मैक्सवेल नहीं है। मैक्सवेल ने तो भी कुछ कहा ही नहीं है। तो मैक्सवेल ने कहा जिस प्रकार बेबी को बेस पसंद है, उसी प्रकार इसने कहा बेबी को बेस पसंद है एंड नेचर को सिमिट्री पसंद है। तो बच्चों, मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन सुनना। मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन इस आधार पर निर्धारित है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स एक्सप्लेनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल सेड दैट नेचर लव्स सिमिट्री। मैक्सवेल ने कहा बेबी को बेस पसंद है, नेचर को सिमिट्री पसंद है। नेचर ने सबको एक जैसा बनाया। इफ चेंजिंग, इफ की जगह लिखता हूं एज चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग या दो बार लिख दिया इसलिए चलो कोई बात नहीं। सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ये इसका सीधा फंडा था। इसने कहा कि बच्चों, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में देखा था कि जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है, जब किसी कॉइल से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बदलती है, तो उस कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बन जाते हैं, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। तो आपने ईएमआई में पढ़ा है कि बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, यस और नो। तो गुरु, जिस प्रकार बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, उसी प्रकार बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगी। ठोको ताली। क्यों? क्योंकि नेचर को सिमिट्री बहुत पसंद है। क्योंकि नेचर को सिमिट्री बहुत पसंद है। उसने कहा बेबी को बेस पसंद है, नेचर को सिमिट्री पसंद है। अगर बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है ना, तो बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जरूर बनाएगी। ये उसका एक्सप्लेनेशन है। तुमने कहा सर कहना क्या चाहता है लौंडा, मैक्सवेल क्या कहना चाहता है? मैंने कहा यार अंग्रेज तुम्हें पता ना कैसी बातें करता है, समझ नहीं आती एकदम से, पर धीरे धीरे समझ आएगी। तो मैक्सवेल ने अभी तक आपको ये बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई। नेचर को सिमेट्री बहुत पसंद है। अगर बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बना रही है, तो बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। ये बात मैक्सवेल ने कह दी। तुमने कहा कैसे, कहां, कब? तो उसने कहा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। इस आधार पे इसने अपनी थ्योरम बनाई। क्या कहा इसने? कि वेन एवर देयर इज अ चेंज इन electric field in a region, whenever there is a change in electric field in a region,
whenever there is a change in electric field, hence electric flux in a region, whenever there is a change in electric field, hence electric flux in a region, there is magnetic field produced in it. तो उस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. किस वजह से? मैग्नेटिक फील्ड तो या तो मैग्नेट्स की वजह से आती है या करंट की वजह से आती है. मैग्नेट मैग्नेट तो यहाँ कोई है नहीं. कौन है यहाँ? करंट. देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इट ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. ध्यान आया? According to Faraday's law, whenever there is a change in magnetic flux associated to a coil, an EMF is induced in it, which lasts only till the magnetic flux is changing. वो बात मैं यहाँ पे भी लिखूंगा. Whenever there is a change in electric field, hence electric flux in a region, hence change in electric flux in a region, there is a magnetic field produced in it due to production of displacement current. This exists only till the electric field is changing. ये सिर्फ तभी तक ही होता है जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है. तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल फैराडे जैसा लॉ बना दिया. एग्जैक्टली. तुमने कहा सर हम इस पे यकीन नहीं करते. मैंने कहा अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब तुमने की क्लोज करी थी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ था? यस. करंट आया था? यस. करंट सिर्फ बाहर ही था या अंदर भी था? तुमने कहा अंदर ही था. अंदर भी था. करंट सिर्फ बाहर ही था या अंदर भी था? अंदर भी था. बाहर वाले को क्या बोलते हो? कंडक्शन करंट. अंदर वाले को क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट करंट. दोनों बराबर होते हैं. चार्जिंग के दौरान दोनों की वैल्यू ये है, या चार्जिंग के दौरान दोनों की वैल्यू ये है, और चार्जिंग के बाद दोनों की जीरो. जब तक चार्जिंग है तब तक कंडक्शन करंट भी है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है. क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज चेंज हो रहा है, जब तक चार्जिंग है, प्लेट्स पे चार्ज बढ़ रहा है, जब तक चार्ज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है, तभी तक करंट आ रहा है. उसके बाद करंट आना बंद हो गया. प्रूव्ड. तो यहां पे लिखता हूं कि दैट्स व्हाई when key is closed, that's why during the charging of capacitor, there is a displacement current between its plates. There is a displacement current between its plates. यहां से पता लगता है बच्चों कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के दौरान उसकी प्लेट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट होता है. क्यों? चार्जिंग हो रही है तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट का आना लाजमी है. तो चार्जिंग के दौरान डिस्प्लेसमेंट करंट इसलिए आता है, चार्जिंग के बाद नहीं आता. क्यों? बिकॉज आफ्टर चार्जिंग charge is constant, electric field is constant, electric flux is constant. Electric flux is constant तो flux is not changing. electric field नहीं change हो रही है तो magnetic field नहीं आएगी, current नहीं आएगा. समझे कि नहीं? ये चीज है. तो बदलते हुए magnetic flux से जो करंट आता है induced current, और बदलते हुए electric flux से जो करंट आता है displacement current. याद है फैराडे का सेकंड लॉ? The magnitude of EMF induced is directly proportional to rate of change of flux. यहाँ पे देखो, the magnitude of displacement current is directly proportional to rate of change of electric flux. तो तुम कहोगे सर ये तो बिल्कुल फैराडे के लॉ जैसा बन गया. एग्जैक्टली. जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तब तक डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा.
जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं आएगा। तो मैक्सवेल ने ऐसे एक्सप्लेन करा। अब ये जो प्रूफ है ये आप मैक्सवेल के एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिख सकते हो और मेरे पहले एक्सप्लेनेशन के साथ भी लिख सकते हो, दोनों से ये प्रूफ हो जाता है। दोनों के बेसिस पे ही है ये प्रूफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये जो फॉर्मूले बने हैं क्या ये सच है, आपको मैं प्रूव करके दिखा चुका हूं कि ये सच है। जब तक चार्जिंग हो रही है इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट आ रहा है। जब चार्जिंग खत्म हो गई, चार्जिंग फुल हो गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो करंट आना बंद हो गया। प्रूव होता है ना इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला सच है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी लगाओगे उतनी जल्दी जल्दी चार्ज चेंज, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का एसी लगाओगे वोल्टेज उतनी जल्दी जल्दी बदलेगी, उतना ज्यादा करंट आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा। प्रूव होती हैं सारी बातें। तो सब कुछ कनेक्टेड है। अगर आप इस सब को रटोगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, क्योंकि भगवान ने आपको इतना अच्छा परिवार दिया कि वो आपको पढ़वा रहे हैं, आपको अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बाद भी अगर आप रटोगे डज नॉट मेक एनी सेंस। आप इसे समझिए क्या कहा इन्होंने। पहले एक्सप्लेनेशन से पता लगा कि चार्जिंग के दौरान बाहर करंट है तो अंदर भी होगा, उसे डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। दूसरे एक्सप्लेनेशन से पता लगा कि बदलती हुई जिस प्रकार बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक, जिस प्रकार बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसी प्रकार बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है, नेचर को सिमेट्री पसंद है। इसलिए कैसे बनेगी बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड, कैसे बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड को बनाने के लिए करंट आएगा, उस करंट को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। हाँ, क्या ऐसा होता है, होता तो है क्या पैसा की प्लेट्स के बीच में, जब वो चार्ज हो रहा होता है तब आता है, उसके बाद नहीं आता, ये चीज है। तो बच्चों ये हमारे आज के लेक्चर का पहला दौर कंप्लीट होता है। अब मैं आपका विश्वास इसमें बहुत पक्का करूंगा, आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करा के। अभी भी आपका विश्वास इसमें काफी रिजिड होगा, आई एम एब्सोल्युटली श्योर। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से सुनना। अब इस टॉपिक के आगे बढ़ेंगे, लेक्चर का दूसरा दौर जिसमें हम इन चीजों को अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, पहले मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। तो मैक्सवेल ने हमको बताया कि बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड, बदलते हुए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, जिस भी रीजन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदल रहा है, वहां पर एक करंट आता है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, उस करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इसके बाद मैक्सवेल ने एम्पियर को फोन करा, क्योंकि एम्पियर ने लॉ बनाया था एम्पियर सर्किटल लॉ। उसमें उसने कहा था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर द होल एम्पियर्स लूप इज म्यू टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। क्योंकि एम्पियर को पता लगा था कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो मैक्सवेल ने एम्पियर को बोला कि सिर्फ करंट की वजह से ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, तो अपने लॉ को करेक्ट कर। जिसकी वजह से मैक्सवेल ने एम्पियर का लॉ करेक्ट करवाया, कंप्लीट करवाया और बोला मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ, उसे बनाया मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। क्या कहा गया इसमें सुनिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ magnetic field intensity over the whole amperes loop is mu times of current flowing through it। म्यू टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तुम कहोगे सर पहले भी तो यही था, क्या फर्क पड़ा? फर्क ये पड़ा कि अब करंट में कंडक्शन करंट के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा, ये फर्क पड़ा है। मतलब लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द होल एम्पियर्स लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द होल एम्पियर्स लूप इज म्यू टाइम्स ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसमें कौन कौन से करंट आएंगे, जो करंट पहले था वो तो था ही, साथ में डिस्प्लेसमेंट करंट भी आएगा। ये तो म्यू टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, उसका फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऐसे लिख सकते हैं आप। लाइन
इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ओवर द होल एम्पियर्स लूप। ये तो बच्चों इस प्रकार से आपके पास ये आंसर आएगा। इस तरीके से आपको सोचना होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इनका एग्जाम में आना काफी इंपॉर्टेंट रहता है। मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ ये बनाया गया। अब जो हमने टॉपिक पढ़ा है उस पे बेस्ड दो क्वेश्चंस कराने हैं मैंने आपको। मैं एक बार ये रिपीट कर देता हूं। पहले एम्पियर ने एम्पियर सर्कुलर लॉ बनाया था जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एट अ पॉइंट निकालने के काम को बहुत आसान कर देता है। जैसे गॉस थ्योरम ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आसान करा था, उसमें कहा गया था लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ओवर द होल एम्पियर्स लूप इज म्यू टाइम्स ऑफ आई करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो मैक्सवेल ने एम्पियर को बोला कि यार सिर्फ करंट ही मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता, जहां बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड हो, बदलता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, वहां मैग्नेटिक फील्ड बनती है डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से, तो उसको भी इंक्लूड करे इसमें। तो उसने इंक्लूड कर लिया उसको, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर दो क्वेश्चंस करने हैं अब हमने इस पे बेस्ड। पहला क्वेश्चन ये है जिसके दो पार्ट्स हैं, इसको हम बाद में करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पहले यहां पे कहना चाहता हूं, दूसरा क्वेश्चन में इसमें कहा गया शो दैट ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, show that during charging of a parallel plate capacitor the conduction current and displacement currents are equal। प्रूव करे इस बात को कि चार्जिंग ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दौरान कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट एक जितने होते हैं। प्रूव करनी है मुझे ये बात। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा क्योंकि कंडक्शन करंट वो है जो मैंने आज तक पढ़ा है, वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो मैंने Q की जगह पे क्या लिख दिया। मैंने कहा कि इनसाइड अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो मैं Q को लिख सकता हूं E A एप्सिलॉन नॉट, Q की जगह पे E A एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ ई ए। वॉट इज ई ए? तो मैंने कहा सर ई इंटू ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आ गया। तो बच्चों मैंने तो कंडक्शन करंट से पढ़ाई शुरू करी थी, मैं कंडक्शन करंट करते 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 एक ऐसी जगह पे आ गया यार ये फॉर्मूला तो डिस्प्लेसमेंट करंट का है। हो गया प्रूव, हेंस प्रूव्ड। मुझे ना ये बहुत फनी लगता है, तुमको भी हंसी आ रही होगी, क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी हमने ऐसे ही प्रूव करा है। बेसिकली जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे, यहां पर जो मैंने आपको करके दिखाया था लास्ट वीडियो में, जब हम डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला प्रूव कर रहे थे, फॉर्मूला एस्टैब्लिश कर रहे थे, तो हम ये मान के चल रहे थे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम है। हो गया प्रूव। अब यहां मुझे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट को इक्वल प्रूव करना है। मैं डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जानता हूं, कंडक्शन करंट का जानता हूं, तो ये जबरदस्ती की चीज है। लोग इसको बड़ा मुश्किल समझते हैं, मेरे को तो बड़ा फनी लगता है इसमें, यही क्या, ठीक है ना। पर वहां पर आप प्रूव कर रहे थे बेसिकली अगर आप डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला बना रहे हैं तो आप ये मान के चलेंगे कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर है। और अगर आपको कंडक्शन और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर प्रूव करने हैं तो आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला तो पता ही है, जबरदस्ती ले आओ उसमें, दिक्कत की बात क्या है। तो ये चीज है, जितना आप चिल मारोगे ना, देखिए डोंट लेट द सब्जेक्ट डोमिनेट और यू ऑलवेज कीप डोमिनेटिंग, दैट्स द वे। अब देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं बच्चों, फिर भी आपको दोबारा करा रहा हूं। पिछले एक्सप्लेनेशन में मैं क्वेश्चन आपको वर्बली करा चुका हूं, फिर भी आपको अभी करा रहा हूं जस्ट टू मेक श्योर कि आप इस टॉपिक पे विश्वास करें। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब आपको दो चीजें प्रूव करनी है और डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से ही प्रूव करनी है। एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ अ कैपेसिटर टुवर्ड्स एसी एंड डीसी। कैपेसिटर का एसी के प्रति बिहेवियर बताओ, कैपेसिटर का डीसी के प्रति बिहेवियर बताओ कॉन्सेप्ट से। तो मैंने कहा देख भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या मैं कह सकता हूं सी इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी। दोनों एक ही हैं, दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, दोनों में से किसी भी कर सकता हूं मैं। अब मुझे एक बात बता, डीसी में क्या होता है? फॉर डीसी
वोल्टेज इज कांस्टेंट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट तो चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हो जीरो या रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, दोनों जीरो है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो है। इसका मतलब कंडक्शन करंट भी जीरो है। मतलब डीसी कैन नॉट फ्लो थ्रू अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के थ्रू डीसी फ्लो नहीं हो सकता, तभी कहते हैं बच्चों कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। तभी कहते हैं कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। हो गया प्रूफ। अगर मैं आपको ये बोलता कि आप डिस्प्लेसमेंट करंट का यूज किए बिना प्रूव कर सकते हो, तो आप क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज XC which is 1 upon omega c 1 upon 2 pi frequency into C for DC frequency 0 XC is infinite, so capacitor blocks DC. Capacitors offer infinite obstruction to DC. प्रूव आप तब भी कर देते, पर एग्जाम में कई बार ऐसे आ जाता है कि डिस्प्लेसमेंट करने कॉन्सेप्ट से प्रूव करो, तो आपको ऐसे भी प्रूव करना आना चाहिए। अब बात करते हैं एसी की। फॉर एसी rate of change of voltage and hence rate of change of electric flux is high, so displacement current is high, so conduction current is high। मतलब obstruction is nominal, जो रुकावट है वो ना के बराबर है। अगर आप वैसे प्रूव करते फॉर्मूले से, तो obstruction offered by a parallel plate capacitor is capacitive reactance which is 1 upon omega c 1 upon 2 pi frequency into C for AC frequency is extreme, so XC is very low, obstruction is nominal। हो गया प्रूफ। अब ये explain the behavior of a capacitor towards high frequency and low frequency AC। कैपेसिटर का बिहेवियर बताइए हाई फ्रीक्वेंसी एसी के प्रति और लो फ्रीक्वेंसी एसी के प्रति। पहले फॉर्मूले सोचते हैं। obstruction offered by a parallel plate capacitor is XC which is 1 upon omega c 1 upon 2 pi into frequency। obstruction is inversely proportional to frequency। हाई फ्रीक्वेंसी एसी को कम ऑब्स्ट्रक्शन, लो फ्रीक्वेंसी एसी को ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन। प्रूव हो गया। डिस्प्लेसमेंट करंट से प्रूव करना है, तो मैंने कहा देख भाई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और C इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी होता है। तो मैंने कहा देख भाई, फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एसी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आर हाई, सो करंट इज हाई, सो obstruction is low, बहुत कम ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर फॉर लो फ्रीक्वेंसी एसी रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आर लो, बहुत कम होते हैं, जिसका मतलब करंट इज लो, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन इज लार्ज, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा रहती है। सिंपल। तो ये चीज है यार। मतलब मैंने आपको कहा था ना कि आज आपको टेम्परामेंट चाहिए MS धोनी के जैसा, मतलब आपको डिटर्मिनेशन चाहिए, आप ढंग से पढ़ें। मैंने आपको कहा था सब कुछ एकदम समझ नहीं आएगा, पर जब वो चीजें अप्लाई होंगी, क्रॉस चेक होगा, तो सब कुछ। अब देखो डिस्प्लेसमेंट करंट के निष्कर्ष से वो सब कुछ एक्सप्लेन हो पा रहा है जो तुम प्रैक्टिकली देख चुके हो, जिसमें तुम्हारा अटूट विश्वास है। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट से सब कुछ प्रूव हो रहा है ना, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट भी अपने आप में एक सच है। ये बच्चों, ये खास बात है डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट की। बच्चों अब इस टॉपिक को कंप्लीटली फिनिश करने के लिए, कंप्लीटली एकदम परफेक्टली ओवर करने के लिए
हम 3 क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्वेश्चंस तो वो जो मैंने आपको दिए थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। दोनों बहुत अच्छे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और तीसरा ये जो मैंने आपको दिया नहीं था, वैसे ही मैं करा रहा हूँ आपको। एक अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। हाउ कैन यू ऑब्टेन 1 मिली एम्पियर करंट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, आप उसकी प्लेट्स में 1 मिली एम्पियर करंट चाहते हो, कैसे पॉसिबल है? तो मैंने कहा देख यार, करंट होता है C इंटू डी बाई डी टी ऑफ V। कौन सा करंट है, कंडक्शन या डिस्प्लेसमेंट? भाई दोनों की वैल्यू यही होती है। ठीक है, मुझे करंट चाहिए 1 मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3 एम्पियर। कैपेसिटेंस है 10 की पावर -6 फैरेड। तो डी बाई डी टी ऑफ V कितना आएगा? जब मैंने इसको सॉल्व करा बच्चों, तो ये आया 10 की पावर -3 अपॉन 10 की पावर -6 ऊपर आके +6, 1000 आ गया ये। तो 1000 वोल्ट पर सेकेंड आपके पास आ गया डी बाई डी टी ऑफ वी, 1000 वोल्ट पर सेकेंड। तो ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज ये आ गया आपके पास। तो उनका क्वेश्चन ये था कि आप 1 मिली एम्पियर करंट कैसे ला सकते हो 1 माइक्रोफैरेड कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर में? तो आपका जवाब है by setting a varying voltage whose rate of change of voltage is 1000 volt per second। लैंग्वेज लिख लेना कि this can be achieved, मैं ही लिख देता हूं चलो, कि this can be done by using a source whose rate of change of voltage is 1000 वोल्ट पर सेकेंड। ये ऐसे लिखना होता है आंसर। तो बच्चों एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, एंड नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। ठीक है, इसके अलावा जो 2 क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे एनसीईआरटी के, अब उनको डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन था, फिगर शोज सर्कुलर प्लेट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स। लैंग्वेज में थोड़ी गड़बड़ कर रखी है मेरी वाली बुक में। फिगर शोज अ सर्कुलर प्लेट ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, सर्कुलर कैपेसिटर ऑफ 2 सर्कुलर प्लेट्स, ईच ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 5। तो मुझे रेडियस पता है प्लेट्स का, तो मैं एरिया निकाल दूंगा। एरिया ऑफ प्लेट पता है पाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स पता है, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा ना बेटा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस। द कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज्ड बाय एन एक्सटर्नल सोर्स, द चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर। चार्जिंग के दौरान करंट है 0.15 एम्पियर। कैलकुलेट कैपेसिटेंस एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो कैपेसिटेंस बताओ कितना? बेटा कैपेसिटेंस तो यहां से आ जाएगा, पाई पता है, रेडियस पता है, एप्सिलॉन नॉट पता है, डी पता है, कैपेसिटेंस आ गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बता दो। मैंने कहा देखिए यार, करंट होता है C इंटू डी बाई डी टी ऑफ V। मुझे करंट पता है, कैपेसिटेंस पता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज आ जाएगा सॉल्व करके। फिर इसके बाद वो कहता है ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट अक्रॉस द प्लेट्स। अरे यही तो डिस्प्लेसमेंट करंट है, जो कंडक्शन करंट दिया है तूने 0.15 एम्पियर, वही तो डिस्प्लेसमेंट करंट है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट। इज किरचॉफ फर्स्ट रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ कैपेसिटर? यस, KCL इज वैलिड। क्यों? पहली प्लेट की बात करूं तो बाहर है कंडक्शन करंट, अंदर है डिस्प्लेसमेंट करंट। दूसरी प्लेट की बात करूं तो अंदर है डिस्प्लेसमेंट करंट और बाहर है कंडक्शन करंट, और वो दोनों बराबर हैं। तो आप ना इसकी वैल्यू डायरेक्ट मत लिखना, इससे सॉल्व करके निकालना, C इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी से ये आ जाएगी।
तो इस तरीके से क्वेश्चन होना है, मतलब कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। मुझे तो लगा था कि काफी सम्मान देना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तो मैंने स्पेस भी काफी ज्यादा छोड़ दिया इस क्वेश्चन को कराने के लिए, पर ये तो इतना सम्मान डिजर्व ही नहीं करता, तो इसकी स्पेस छीन लेते हैं इससे। तो ये हमारा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गया। मैंने काफी कम जगह में कर दिया, आपको तो ज्यादा स्पेस चाहिए होगी क्योंकि आपको पूरा पूरा सॉल्व करके आंसर निकालना होगा ना बेटा। ऐसे हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन और आज के लेक्चर का आखिरी और यूनिट 5 का भी आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर यूनिट 5 खत्म हो रही है, फिर आपके डाउट्स होंगे कल। तो ये क्वेश्चन है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बहुत वंडरफुल क्वेश्चन है ये। शोन इन फिगर मेड ऑफ सर्कुलर प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस आर। देखो बच्चों, इस तरीके से उसने आपको बोला कि सर्कुलर प्लेट्स हैं, दोनों का रेडियस है आर। इस तरीके से एसी सोर्स लगी हुई है, सर्कुलर प्लेट्स हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक। रेडियस दिया हुआ है आपको, कैपेसिटेंस दिया हुआ है। रेडियस दिया हुआ है तो एरिया पता है आपको पाई आर स्क्वायर, तो मतलब आपको एरिया पता है, कैपेसिटेंस पता है। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट एसी सप्लाई, 230 वोल्ट की एसी सप्लाई है, मतलब आपको आरएमएस वोल्टेज पता है ना भाई। फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ 300, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है आपको इसकी 300 है, रेडियंस पर सेकेंड। फिर व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, तो बताओ आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट कितना है। तो बच्चों ए पार्ट यहां से शुरू कर लेता हूं। ए पार्ट आई आर एम एस कितना होगा, वी आर एम एस अपॉन एक्स सी, वी आर एम एस अपॉन एक्स सी इज 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा भी ऊपर आ गया, सी भी ऊपर आ गया। क्या मुझे वी आर एम एस पता है, यस। ओमेगा पता है, यस। सी पता है, यस। आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट आ गया। यही है कंडक्शन करंट और यही है डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये बदलती हुई वोल्टेज है, तो प्लेट्स पे बदलता हुआ चार्ज, प्लेट में फील्ड हमेशा बदलेगी, डिस्प्लेसमेंट करंट हमेशा आएगा और वो कंडक्शन करंट के बराबर होगा। तो मैंने कहा जो आरएमएस करंट है ना, वही है कंडक्शन करंट की इफेक्टिव वैल्यू या आरएमएस वैल्यू, वही डिस्प्लेसमेंट करंट की इफेक्टिव या आरएमएस वैल्यू है। फिर वो कहते हैं व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ कंडक्शन करंट, बता दिया। इज कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, तो डायरेक्ट नहीं लिखना आपको, तो आप इसे मत लिखिए ऐसे। वो कहता है क्या कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है, तो बच्चों ये आपने कंडक्शन करंट निकाल दिया। अब आप निकालो डिस्प्लेसमेंट करंट, वो कैसे निकालोगे, एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ फाई, ये ऐसे कर लो। एप्सिलॉन नॉट इनटू डी बाई डी टी ऑफ फाई से निकाल पाओगे क्या, एप्सिलॉन नॉट इनटू सी, डिस्प्लेसमेंट करंट ऐसे भी निकाल सकते हैं, डी बाई डी टी ऑफ वी, डी बाई डी टी ऑफ वी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज से भी निकाल सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ फाई से भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि हाँ वो इक्वल होंगे। तो कैपेसिटेंस हमको पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज हाफ साइकिल के लिए अगर मैं रख भी दूं तो जीरो से वहां तक गया, वहां से यहां तक आया, डायरेक्ट ही लिख दो आप। देखिए इन्होंने कैसे करा, इन्होंने भी डायरेक्ट ही लिखा है, यस, बिकॉज एप्सिलॉन नॉट डिवाइड, इन्होंने ये फॉर्मूला बनाया और फिर फॉर्मूला बनाने के बाद ना इन्होंने भी डायरेक्ट ही लिखा है, बेसिकली इन्होंने डेरिवेशन कर दिया। तो बी पार्ट को इन्होंने न्यूमेरिकली भी सॉल्व नहीं करा, इन्होंने वो डेरिवेशन कर दिया, ये कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। आप भी सिर्फ डेरिवेशन कर देना, जो मैंने आपको भी कराया था ना बेटा बॉटम पे यहाँ पर, वो कर देना इसमें। तो इसके बी पार्ट में भी डेरिवेशन ही कर देना, ठीक है, दोनों के बी पार्ट्स में डेरिवेशन कर देना। अब आते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में वो कहता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट 0.3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट्स। प्लेट्स के बीच में जो एक्सिस है, देखो रेडियस मुझे दिया हुआ है प्लेट्स का 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर मुझे प्लेट्स का रेडियस दिया हुआ है। वो कहता है अंकुर भाई एक्सिस से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे जो पॉइंट है
वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। नॉट अ सिंपल टास्क, ठीक है। पहले दो काम तो बहुत सिंपल थे, पर तीसरा सिंपल नहीं है। ध्यान से सुनना बच्चों। सर्कुलर प्लेट पहली से सर्कुलर प्लेट दूसरी में डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है। सर्कुलर प्लेट पहली से सर्कुलर प्लेट दूसरी में डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है इस तरफ, ऐसे बेसिकली सिलेंड्रिकल रीजन में जा रहा है। मैं डायरेक्शन नहीं दिखा सकता ना बेटा, कभी वो इधर है, कभी वो इधर है, कभी वो इधर है, कभी वो इधर है। तो मैंने कहा इस सिलेंड्रिकल हिस्से में जा रहा है वो, तो पूरे सिलेंडर में करंट है। आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। मैंने कहा ऐसा कर, तू पहले मैग्नेटिक फील्ड की आरएमएस वैल्यू निकाल ले। तुमने क्या करा, इस पॉइंट से पास होता हुआ एम्पियर्स लूप बना दिया। अब बताओ सिर्फ इतने हिस्से में, सिर्फ इतने हिस्से का करंट लोगे। अब तुम कहोगे सर इससे तो हमें वो डेरिवेशन याद आ गई, डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इनसाइड अ थिक वायर कैरिंग करंट। एक बहुत मोटी वायर है जिसमें करंट है, वायर का रेडियस है कैपिटल आर। बता वायर के अंदर स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, वहां मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो मैंने कहा यार ये जो सिलेंडर है ना, ये इट इज इक्विवेलेंट टू थिक सिलेंडर, थिक सिलेंड्रिकल वायर। और मुझे पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। ये फॉर्मूला आया था, आप चेक करना अपने डेरिवेशन में यूनिट 3 के। म्यू नॉट पता है आपको बचपन से, 12th की स्टार्टिंग से, 12th के मिड से यूनिट 3 में आपको पता लगा था। करंट आपको पता है कितना है टोटल करंट, आर आपको पता है टोटल करंट है, तो मैं आई लिख देता हूं। यहां पर आई के नाम पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट की आरएमएस वैल्यू आएगी। तो बच्चों आपको म्यू नॉट पता है, डिस्प्लेसमेंट करंट पता है, 3 सेंटीमीटर, 2 पाई, 6 सेंटीमीटर, सब कुछ रख के आपके पास पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। बच्चों आपने डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम पे आरएमएस करंट रखा है, तो पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो करंट है वो कांस्टेंट है, वेरिंग है, वेरिंग है। तुम आरएमएस वैल्यू रख के निकाल रहे हो, तो आरएमएस मैग्नेटिक फील्ड आएगी ना। उसने कहा है तुमको पीक मैग्नेटिक फील्ड निकाल दे, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब पीक वैल्यू। तो बीपी पे आरएमएस वैल्यू ये है, तो बीपी पे जो आरएमएस वैल्यू है वो बीपी पे जो पीक वैल्यू होगी अपॉन √2 होगी या नहीं, क्योंकि वो करंट के डायरेक्टली क्वेश्चन ऐसे सोच लिया मैंने। तो मैंने कहा कि मतलब √2 टाइम्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी की आरएमएस वैल्यू जो होगा वो आपके पास पॉइंट पी पे पीक वैल्यू आएगी मैग्नेटिक फील्ड की, ऐसे होगा। वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल। अगर ये आपने एग्जाम से पहले एक बार नहीं देखा तो आप इसे एग्जाम में गलती करके आओगे। तो ये क्वेश्चन डिजर्व करता है कि आपके नोट्स में आए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन, ये तीनों आप अपने नोट्स में रखना। थैंक यू एंड गुड बाय।